हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लेजरिज्म। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में आया था, मुझे अभी भी याद है, जब मेरा पीएचडी सबमिट होने वाला था। मतलब मैं पहला बैच था जिसके में ये सॉफ्टवेयर चलाया गया था, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होती थी हमें लिखने में और इसको बोलने में ये डिफ़िकल्टी होती थी। तब कोई प्लेगरिज्म बोलता था, कोई बोलता था प्लेगियरिज्म बोल देता था, लेकिन एक्चुअली में इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। तो इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। तो प्लेजरिज्म का जब भी हम लोग बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क, मतलब किसी दूसरे के वर्क को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे ने काम किया है, उस काम को कोई दूसरा बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो उसके आइडिया या फिर थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो उसके लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो उसके रिसर्च में लिखा हुआ है सेम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, या तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मेहनत किसी और ने किया, उसका जो फल कोई और ले रहा है। मतलब मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए आदमी वाली बात है, जो उसको सुधारना यहाँ पर प्लेजरिज्म का काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लेजरिज्म में क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर कॉन्सेंट नहीं होता है। मतलब जिसने वर्क किया उसका प्रॉपर कॉन्सेंट नहीं होता है, उसका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, उसके वर्क का प्रॉपर साइटेशन नहीं होता है। तो एक तरीके से ये हो गया चीटिंग। और जब इस तरीके की चीजें होती है स्पेशली रिसर्च में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेजरिज्म। इसका थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल वेदर इन मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन। तो प्लेजरिज्म में जो भी पब्लिश्ड हो या फिर अनपब्लिश्ड हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो, प्रिंटेड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, कोई भी रिसर्च पेपर हो, तो वो सारे चीज इसमें कवर होते हैं। उन सब का प्लेजरिज्म हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्लेजरिज्म कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली देखेंगे तो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है इंटेंशनल और रेकलेस। रेकलेस मतलब आपके काम से आपने जो भी प्लेजरिज्म किया या फिर कॉपी किया, उसकी वजह से किसी दूसरे को क्षति पहुंच रही है, तो इंटेंशनल हो गया। उसके बाद फिर दूसरा होता है अनइंटेंशनल, मतलब आप प्रॉपरली अवेयर नहीं होते हैं प्लेजरिज्म की, मतलब आपको प्लेजरिज्म के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपका वो चीज जो है अनइंटेंशनल है, तो वहां पर ये चीज हो सकता है। अंडर द रेगुलेशंस फॉर एग्जामिनेशंस, इंटेंशनल और रेकलेस प्लेजरिज्म इज डिसिप्लिनरी ऑफेंस। तो जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें जो इंटेंशनल प्लेजरिज्म होता है वो एक ऑफेंस है, डिसिप्लिनरी ऑफेंस है। उसमें आपका थीसिस बैन हो सकता है, आपको रस्टिकेट किया जा सकता है, आपको मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। तो किसी भी टाइप का रिसर्च है या फिर कोई भी आर्टिकल है, उसमें प्लेजरिज्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर बात आता है कि भाई रिसर्च हो रहा है, तो कोई भी रिसर्च पहले से हुआ है, उसकी कुछ चीजें तो हमें देखनी पड़ेगी, वहां पर से कुछ चीजें तो लिखना पड़ेगा, कुछ आइडियाज तो लेना पड़ेगा। तो वहां पर फिर क्या होगा, कुछ चीजें आप डेफिनेटली ले सकते हो, सर्टेन चीजें, बट वहां पर आपको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना पड़ेगा, प्रॉपर साइटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने मटेरियल लिया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से लिया है, तो उसका यहाँ पर क्रेडिट दिया है। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया भैया क्रेडिट, मतलब प्रॉपरली साइट कर दिया, तो ये प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा और मैं इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक प्लेजरिज्म रिपोर्ट देखते हैं। ये मेरे ही पीएचडी का रिपोर्ट है, ये 2014 में किया गया था। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, 6 अगस्त 2014 को ये किया गया था। तो इसमें प्लेजरिज्म रिपोर्ट में एक सिमिलैरिटी इंडेक्स आता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम लोग प्लेजरिज्म रिपोर्ट निकालते हैं, वो सिमिलैरिटी इंडेक्स देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा थीसिस था वो 100% है, तो उस 100% में से 22% मैंने कहीं पर से लिया हुआ है और उसको प्रॉपरली साइट किया है, नहीं साइट किया है, वो भी जो इवैल्यूएटर है वो देखते हैं। तो मैंने 22% लिया हुआ है। अब इस 22% का 6% इस पर्टिकुलर पेपर से है, जो मेरा ही पेपर है। ये मेरा पीएचडी थीसिस है, तो पीएचडी में आपको रिसर्च आर्टिकल निकालने पड़ते हैं। तो मैंने रिसर्च आर्टिकल निकाला था जो मेरे पीएचडी वर्क का ही है। तो 22% में से जो 6% है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसी पर्टिकुलर वर्क का ही है। तो अल्टीमेटली 22 माइनस 6 हो गया, तो एक्चुअल प्लेजरिज्म कितना हुआ मेरा, ये हो गया हमारे पास 16%।
ठीक है। अब ये जो 16% है, हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई यूनिवर्सिटी 20% प्लेजरिज्म अलाउ करती है, कोई 25% अलाउ करती है, कोई 30% अलाउ करती है। तो इस तरीके से कुछ परसेंटेज अलाउ होता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक नया वर्ड या फिर नया सेंटेंस तो आप नहीं लाओगे, कुछ चीज़ कहीं पर से कॉपी करोगे या फिर कुछ आइडियाज़, कुछ थॉट्स, कुछ लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर पेपर से आप लोगे और उसको प्रॉपरली साइट करोगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ छूट दिया जाता है, मतलब आप 0% सिमिलैरिटी इंडेक्स आपको अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट है, वो अचीव किया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेजरिज्म रिपोर्ट होता है, इसका डिटेल्स हम लोग लास्ट में फिर से देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक पर्टिकुलर मेरा पेपर देखते हैं, फिर वहां पर प्लेजरिज्म कैसे कैसे तरीके से हो सकता है उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें मेरा एक पर्टिकुलर पेपर है जो SCI जर्नल है, ठीक है, निस केयर का, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये जो मेरा पेपर पब्लिश हुआ था, ये मास्टर ऑफ फार्मेसी के टाइम मैंने पब्लिश किया था 2011 में। तो 2011 में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो ऑथर वाइज, तो चलो मैं ऑथर का नाम डालता हूँ। मेरा नाम वहाँ पर लिखा हुआ है कुमार पुष्पेंद्र, ये सर्च कर दिया तो ये बहुत सारे कुमार आ गए। देखो यहाँ पर है क्या, ये देखो मेरा नाम आ गया कुमार पुष्पेंद्र, इसमें मैंने क्लिक किया, ये मेरा पेपर आ गया, ठीक है, ये मेरा पेपर आ गया। इसको क्लिक करता हूँ मैं, इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरा पेपर खुल गया। तो ये है स्टडीशन ऑफ एन आयुर्वेदिक पाउडर्ड फार्मुलेशन बाय मॉडिफाइड लाइकोपोडियम स्पोर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। तो ये मेथड मैंने डेवलप किया था, जो बिल्कुल नया डेवलप किया था, मेरे से पहले इस पर्टिकुलर काम को किसी ने नहीं किया था। तो इसमें मैंने क्या किया था, एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग मैंने कैरेक्टर्स लिए हैं। यहाँ पर देखो इपिडर्मल सेल्स ऑफ कैसिया एंगुस्टिफोलिया, मतलब यहाँ पर देखो इपिडर्मल सेल्स है जिसमें स्टोमेटा वगैरह यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर स्टोन सेल्स ऑफ टर्मिनोलिया चेबुला, ये स्टोन सेल्स है। उसके बाद फिर इंडोस्पर्म फ्रैगमेंट्स ऑफ फोइनिकुलम वल्गैर, फेनल का जो है इंडोस्पर्म फ्रैगमेंट्स है ये वाला, थर्ड वाला। और फोर्थ नंबर पे है यहाँ पर पेरेनकाइमेटा सेल्स ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनल, ये चीज़ है। अब चलो हम लोग चलते हैं वापस पावर पॉइंट पे और इन चीज़ों को फिर से समझेंगे। तो यहाँ पर मेरे पेपर का डिटेल्स हम लोग लेते हैं। तो उसमें मैंने किया था मॉडिफाइड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड बाय डॉक्टर PK, ये मैं हूँ, मैंने पर्टिकुलर पेपर में काम किया था। उसमें जो पर्टिकुलर लाइकोपोडियम स्पोर है जो इस तरीके से दिखता है, उसको मैंने काउंट किया था बाय यूजिंग लाइका DMLS2 माइक्रोस्कोप। तो मेरे से पहले क्या किसी ने काउंट नहीं किया था? काउंट किया था लोगों ने, लेकिन वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से काउंट किया। कहने का मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है नॉर्मल वाला, उससे काउंट किया था। कैसा होता है एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, अभी रखा भी हुआ है मेरे पास। ये इस तरीके का माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, ये खुल गया भाई। ये इस तरीके का जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे लोगों ने काउंट किया हुआ था। लेकिन मैंने थोड़ा सा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप लेकर के काउंट किया, DMLS2 माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास एरिया कैलकुलेशन बाय लाइका DMLS2 माइक्रोस्कोप। तो इससे पहले जो लाइकोपोडियम स्पोर था उसका एरिया लोगों ने किसी ने काउंट नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप लेकर के उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का, मतलब लाइकोपोडियम स्पोर्स का प्लस जो भी हमने कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर जो सैंपल है उसमें देखे, उन सब का एरिया भी निकाला। प्लस यहाँ पर जो मैंने सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक किया वो था स्टोमेटा, मतलब इपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटा था, स्टोन सेल था, इंडोस्पर्म फ्रैगमेंट्स था और पेरेनकाइमेटा सेल था। तो इससे पहले जिन्होंने भी लाइकोपोडियम स्पोर मेथड किया था उन्होंने यूजुअली क्या चीज किया था, उन्होंने जो स्टार्च ग्रेन्स था उसका काउंटिंग किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नई चीज की, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड पहले से अवेलेबल था, वहां पर मैंने उसको मॉडिफिकेशन किया, हर चीज नया किया जो प्रीवियस वाले में नहीं किया था। इसलिए मेरा ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर प्लेजरिज्म के अंडर में नहीं आता था। सो आई होप आपको मेरा जो रिसर्च पेपर था जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पर देखो, ये पर्टिकुलर एक पर्सन है, इसने क्या किया है, क्या किया भाई आपने? अरे मैंने क्या किया भाई? कुछ नहीं किया मैंने। देखो इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। इन्होंने जो मेरा मेथोडोलॉजी था वही मेथोडोलॉजी ले लिया है और उसके बाद इन्होंने सेम चीज परफॉर्म किया है। इसका मतलब इन्होंने जो मेरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उसको कॉपी कर लिया है। तो ये एक टाइप का प्लेजरिज्म हुआ।
अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, क्या किया है, कुछ नहीं बोल रहे। देखो इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। इन्होंने ले लिया है मॉडिफाइड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर ड्रग स्पेशली व्हेन अदर। अरे ये तो पर्टिकुलरली जो ये पैराग्राफ है ये मेरे आर्टिकल से लिया गया है, मतलब तुमने भैया पूरा लैंग्वेज ही कॉपी कर दिया मेरा। तो यहाँ पर पूरा इन्होंने लैंग्वेज कॉपी कर दिया है, ये भी एक टाइप का प्लेजरिज्म है। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल इन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पर देखो modified lycopodium spore method has been developed for simple and rapid quantification of herbal powder formulation. Lycopodium spore method was performed on पंचका चूना। अरे भैया ये तो तुमने पूरा मेरा आइडिया ही चुरा लिया यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं चुराया हमने। तो देखो ये भी एक टाइप का प्लेजरिज्म है। इन्होंने पूरा मेरा जो आइडिया है फिर थॉट है उसको ही चुरा करके अपना जो आर्टिकल है उसमें रख दिया है। तो इस तरीके से प्लेजरिज्म होता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर पर्सन है वो प्रॉपरली रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है, और रिसर्च में क्या कर रहा है, पूछते हैं इनको क्या करना चाहते हो भाई साहब आप। एक्चुअली में जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है और मॉडिफाइड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है जिसमें आपने काम किया है उसको मैं थोड़ा सा एडवांस करना चाहता हूँ। इसमें जो एरिया है और नंबर्स है उसका काउंटिंग मैं करूंगा, बट वहां पर ना तो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करने वाला हूं ना तो लाइका DMLS2 यूज करने वाला। मैं वहां पर यूज करने वाला हूं SEM दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करूंगा जिससे उसका जो सरफेस का क्राइटेरिया है या फिर सरफेस का प्रॉपर्टीज है वो भी मुझे पता लग पाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो और बेहतर होगा और एडवांस होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा आइडिया है, सो आई विल बी वर्किंग ऑन इट। तो देखो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रिसर्च में क्या करेंगे, ये जो है जो काउंटिंग है जो हमारे पास हमने लाइका माइक्रोस्कोप लिया हुआ था इसकी जगह पर ये ले रहे हैं सेम दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इससे भी हायर वर्जन ले रहे हैं माइक्रोस्कोप का, और उससे काउंटिंग करेंगे प्लस उससे ये मेजरमेंट करेंगे एरिया का, और इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि इनका जो माइक्रोस्कोप है वो और ज़्यादा एडवांस्ड लेवल का होगा। उसके अलावा जो लाइकोपोडियम स्पोर है फिर जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके सरफेस के बारे में भी इनको आइडिया लग पाएगा, और हो सकता है ये अपना जो मेथड का नाम मॉडिफाइड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से एडवांस्ड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड रख दे जिसपे अभी रिसर्च नहीं हुआ है। तो अब इनका जो काम है वो क्या होगा, वो हमारा प्लेजरिज्म के अंडर में नहीं आएगा, वो डिफरेंट वर्क है। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लेजरिज्म क्या होता है और विदाउट प्लेजरिज्म हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं। अब यहाँ पर इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसका हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसमें होता है कंप्लीट प्लेजरिज्म। तो कंप्लीट प्लेजरिज्म में क्या होता है, essentially copying the entirely of someone's work and labeling it as your own। तो इसमें क्या करता है, कोई पर्टिकुलर बंदा कॉपी कर लेता है एक दूसरे पर्टिकुलर बंदे के काम को और बोल देता है कि भाई मैंने तो किया है, ये मैंने किया है। This is the most serious type of plagiarism. It is equivalent to intellectual theft and stealing। मतलब ये चोरी के बराबर है। मतलब किसी दूसरे ने थीसिस लिया, उसको कॉपी कर लिया और दूसरे जगह जमा कर दिया और बोल दिया मैंने किया है, थारा भाई ने किया है, तो भाई गलत है। उसके बाद फिर सेकंड होता है हमारे पास डायरेक्ट प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है, इट इज द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सेक्शन ऑफ समवन एल्स वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन एंड विदाउट कोटेशन मार्क्स। मतलब जो दूसरे का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन है उसको हम लोग ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं विदाउट कोटेशन, विदाउट साइटेशन। द डिलिबरेट प्लेजरिज्म ऑफ समवन एल्स वर्क इज अनइथिकल, एकेडमिकली डिसऑनेस्ट एंड ग्राउंड्स फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग एक्सपल्शन। तो एक टाइप का ये अनइथिकल है, एकेडमिकली डिसऑनेस्ट वर्क है हमारे पास, इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है अपनी यूनिवर्सिटी से, तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट होता है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस टाइप ऑफ प्लेजरिज्म। वाकई में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब बहुत लोग इसको करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिफ्रेजिंग ऑफ समवन्स टेक्स्ट एंड आइडियाज विदाउट साइटेशन। तो दूसरे का जो टेक्स्ट है, आइडिया है, उसको रिफ्रेश कर देते हैं, अलग तरीके से लिख देते हैं और उसका मतलब वही होता है।
इवन इफ द वर्ड्स और पार्ट ऑफ सेंटेंस डिफर द ओरिजिनल आइडिया एंड मीनिंग्स रिमेन सेम। मतलब जो दूसरे का आइडिया है या फिर वर्ड है या फिर सेंटेंस है, वो चेंज करने के बाद भी उसका मीनिंग सेम ही रहता है। तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो चीज़ है रिफ्रेजिंग, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऐसा मुझे लगता है। इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, रिफ्रेजिंग टूल्स अवेलेबल है, जिसमें आप पर्टिकुलर आप अपने पैराग्राफ को कॉपी करके पेस्ट करो, रिफ्रेश करके दे देगा। और जो रिफ्रेस्ड पैराग्राफ है उसमें प्लेजरिज्म काफ़ी कम होगा या तो नहीं होगा। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊं? चलो दिखाता हूं। यहां पर देखो, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है paraphrasers.io। इसको हमने ओपन कर दिया, यहां पर हमने अपना पैराग्राफ पेस्ट कर दिया। अब यहां पर हमें बताना पड़ता है आई एम नॉट अ रोबोट, पैराफ्रेज नाउ। तो अब यहां पर देखो, यहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है और इसको ये लिख करके दे देगा। ये देखो आ गया, नए तरीके से लिख करके दे दिया। यहां पर कहां चेंजेस किया है वो भी बता रहा है। उसके बाद मान लो यहां पर आपको अपना प्लेजरिज्म चेक भी करना है, जो पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट है। तो यहां पर जब आप चेक फ्लैग पे क्लिक करोगे तो वो भी चेक करके देगा। यहां पर ऑटोमेटिकली वो पैराफ्रेज्ड वाला टेक्स्ट आ गया है। अब यहां पर आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके बाद फिर आपका प्लेजरिज्म चेक करके दे देगा, जो आपका पैराफ्रेज्ड वाला है उसका। अब यहाँ पर देखो, ये 100% डन हो गया, 0% प्लेजराइज्ड दे दिया है, 100% यूनिक है। तो इस तरीके से टूल इस्तेमाल होता है पैराफ्रेजिंग का, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिलीव मी। तो पैराफ्रेजिंग टूल अपनी आंखों से देख लिया आपने, अब आप इसको इस्तेमाल मत करने लगना, गलत है भाई। नेक्स्ट होता है हमारे पास मोज़ाइक प्लेजरिज्म। तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स व्हेन अ स्टूडेंट बोरोज फ्रेजेस फ्रॉम अ सोर्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स or find synonyms for the author's language while keeping to the same general structure and meaning of the original। तो यहाँ पर क्या करता है, जो स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर कोटेशन मार्क्स बोरो कर लेता है अलग जगह से, और वहाँ पर प्रॉपरली साइट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्चर है वो क्या करता है, साइनोनिम्स यूज कर देता है, जिससे उसका मीनिंग तो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो उसका वर्डिंग्स है चेंज हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, ये एक है, इसको साइनोनिम यूज करेगा तो आई एम गोइंग टू द कैपिटल ऑफ इंडिया कर देगा। अब यहाँ पर प्लेजरिज्म नहीं है, चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग तो एक ही है। देन समटाइम्स कॉल्ड पैच राइटिंग, इसी को कई बार हम लोग पैच राइटिंग बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग वेदर इंटेंशनल और नॉट इज एकेडमिकली डिसऑनेस्ट और पनिशेबल। तो ये भी डिसऑनेस्ट है और पनिशेबल है। नेक्स्ट होता है सेल्फ प्लेजरिज्म। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ स्टूडेंट सबमिट्स हिज और हर ओन प्रीवियस वर्क और मिक्सेस पार्ट्स ऑफ प्रीवियस वर्क्स विदाउट परमिशन फ्रॉम ऑल प्रोफेसर्स इन्वॉल्व। मान लो आपने अपना पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एक्स से, तो वहां पर आपके जो सुपरवाइजर होंगे या फिर प्रोफेसर होंगे, कोई दूसरे होंगे। अब आप अपना पीएचडी कर रहे हो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से, मान लो वाई से, तो वहां पर आपके सुपरवाइजर या फिर प्रोफेसर कोई दूसरे हैं। अब आप जो एम फॉर्म के टाइम में या फिर मास्टर्स के टाइम में जो वर्क किए हो, उसी वर्क को आप कंटिन्यू कर रहे हो और उसका कुछ चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हो अपने पीएचडी में। तो वहां पर आपका जो एक्स यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर है, पीजी वाले, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप उसको पीएचडी में यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अरे मेरा ही तो काम है, मैं क्यों परमिशन लूँ, इस तरीके से करते हैं। तो ये आता है सेल्फ प्लेजरिज्म के अंदर में। मतलब ये उतना सीरियस ऑफेंस नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए, इथिकल नहीं है। उसके बाद फिर आता है आपके पास एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। तो इसमें क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन नेग्लेक्ट्स टू साइट देयर सोर्सेस और misquotes their sources or unintentionally paraphrases a source by using similar words, groups of words and or sentence structure without attribution। मतलब यहाँ पर एक टाइप का मिस्टेक होता है, बट वो एक्सीडेंटली होता है, अननोइंगली होता है। मतलब जो रिसर्चर है उसको ठीक से पता नहीं होता है, तो उसकी वजह से मिस्टेक्स हो जाता है, वो होता है एक्सीडेंटल। नेक्स्ट होता है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सीरियस कैटेगरी, ये सीरियस कैटेगरी है। वैसे मैक्सिमम जो प्लेजरिज्म है वो सीरियस कैटेगरी है। इट अकर्स ड्यू टू यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, फॉर एग्जांपल साइटिंग अ सोर्स दैट इज नॉट एक्यूरेट और डज नॉट इवन एग्जिस्ट। मतलब कई बार हम लोग साइट कर देते हैं ऐसे सोर्स को जो एक्यूरेट नहीं होता है, वहाँ पर से एक्यूरेटली हमने चीज़ें नहीं ली होती, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कुछ भी लिख देते हैं।
रेफरेंस ही गलत लिख देते हैं। यूजुअली ऑकर्स व्हेन ऑथर यूजेस अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइट ओनली प्राइमरी सोर्स। मतलब आपने दो सोर्स यूज किया, प्राइमरी और सेकेंडरी, बट आप साइटिंग के टाइम में ओनली प्राइमरी सोर्स साइट कर रहे हो, सेकेंडरी को साइट ही नहीं कर रहे हो। अब इसका हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज इनएक्यूरेट प्लेजरिज्म। तो इसमें क्या होता है, ये भी भैया बहुत कॉमन है। इट इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ प्लेजरिज्म बट कॉमनली प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसने भी रिसर्च पेपर लिखा होगा उसको पता होगा, कुछ लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में, बट नॉट गेट अप्रोप्रिएट क्रेडिट। मतलब अप्रोप्रिएट क्रेडिट नहीं मिलता, आइदर उनको ऑथरशिप नहीं मिलता या फिर एक्नॉलेजमेंट में भी नाम नहीं मिलता है। तो ये एक टाइप का हो गया इनएक्यूरेट प्लेजरिज्म है। दूसरा क्या होता है, समवन गेट्स क्रेडिट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क। बहुत लोग उस पर्टिकुलर जो रिसर्च है उसमें काम ही नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं उसका नाम डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन एक्स है, उसका दोस्त वाई है। अब एक्स कोई पर्टिकुलर रिसर्च कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के साथ में, तो वाई का नाम डाल देगा, ठीक है। और जो वाई कर रहा है कुछ रिसर्च अपने स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो एक्स का नाम डाल देगा। इससे क्या होगा, एक्स का जो नंबर ऑफ पेपर है वो भी बढ़ रहा है, वाई का जो नंबर ऑफ पेपर है वो भी बढ़ रहा है, उससे एपीआई स्कोर बढ़ेगा, उससे जॉब में प्रमोशंस वगैरह सब मिलेंगे। तो ये हाईली अनएथिकल है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। भाई तुम मेरा नाम डालो, मैं तुम्हारा नाम डालता हूँ, फायदा दोनों का होगा ऐसे करके, लेकिन काम हो रहा है क्या, अनएथिकल। तो ये भी प्लेजरिज्म है एक टाइप का। लास्ट होता है कैजुअल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग प्लेजरिज्म। किसी को प्लेजरिज्म के बारे में ठीक से नहीं पता होता है, वो इस तरीके का मिस्टेक करता है। जैसे एग्जांपल हो गया, इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्लेजरिज्म, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रॉपर साइटेशन और राइटिंग रेफरेंस। मतलब ये यूजुअली इनिशियल फेज के स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब जो शुरू नया नया रिसर्च कर रहा है वो अक्सर ये मिस्टेक कर देता है। तो ये प्लेजरिज्म का कंप्लीट डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्लेजरिज्म चेकर्स क्या क्या होते हैं। मतलब कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर वेबसाइट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर आपका जो फाइल है रिसर्च का, उसको वहाँ पर आप अपलोड कर दोगे तो कहाँ कहाँ पर की चीज़ें कहाँ से आपने लिया हुआ है वो ये चेक करके दे देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है टर्निटिन होता है, काफ़ी रिलायबल होता है और बहुत यूनिवर्सिटीज़ में ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर आपका आइथेंटिकेट होता है, क्रॉस रेफ होता है, स्क्रीबर होता है, वाइपर होता है, प्लेग स्कैन होता है, कॉपी लीक्स होता है, प्लेजियम होता है, ठीक है, प्लेजियम होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे चीज़ें हैं, मतलब ये कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे, मतलब मोर देन 20-30 होंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन नाम को लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लेजरिज्म रिपोर्ट का जो सैंपल था उस पर वापस। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सिमिलैरिटी इंडेक्स क्या होता है। सिमिलैरिटी इंडेक्स मतलब ये सारी चीज़ें हैं, 22% चीज़ें मैंने कहीं और से ली हैं और जो बाकी बचा 78% वो मेरा खुद का अपना हुआ था। यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं फिर ऑनलाइन सोर्सेस होते हैं जो ये पर्टिकुलर सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक करते हैं, प्लेजरिज्म चेक करते हैं, उनका एक ड्रॉबैक है, वो केवल जो लैंग्वेज है या फिर सेंटेंस है उसी को लेकर के प्लेजरिज्म चेक कर सकता है। वो जो डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, उसमें वो चेक नहीं कर सकता है, थॉट्स को चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैराफ्रेजिंग इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने पैराफ्रेजिंग यूज़ कर दिया तो फिर पकड़ नहीं पाता है सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पर ये 22% का क्या मतलब हुआ, 22% में जैसा कि मैंने बताया कि 22% मतलब मैंने कहीं और से लिया होगा। इसमें से ये 6% मैंने अपने पेपर का था जो इसी पर्टिकुलर पीएचडी वर्क का था, और मैं पर्टिकुलर इन्हीं जो सुपरवाइज़र है उन्हीं के अंडर में मैं काम कर रहा था, तो ये माइनस कर दिया जाता है। अब बचा इसका 16%। कहने का मतलब ये है कि जो 6% है सेल्फ प्लेजरिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉपर साइटेशन दिया था। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 30% तक अलाउ होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये 25% तक अलाउड होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 20% तक अलाउड होता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करता है। अब यहाँ पर देखो ये क्यों अलाउड होता है। मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हो, वहाँ पर लैम्बर्ट बीएस लॉ यूज़ कर रहे हो, तो आप बदल दोगे, इक्वेशन तो वही रहेगा। इज दैट दिस आर, ये सारे तो वही रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, उसको आप तो बदल ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो जो है सिमिलैरिटी इंडेक्स कुछ ना कुछ तो देगा ना, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी 30, 25, 20% का क्राइटेरिया देती है। तो आई होप आपको
प्लेजरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।